चलिए बेटा, तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे what are the various changes that may occur during the chemical reaction. So you write down the heading changes that occur during chemical reaction. तो कौन कौन सी वो चेंजेस हैं जो होती हैं जब कोई केमिकल रिएक्शन हो जाती है। मान लो हमने कोई केमिकल रिएक्शन की, तो क्वेश्चन ये बनता है कि उस केमिकल रिएक्शन में कौन कौन सी चेंजेस हो सकती हैं। व्हाट आर द वेरियस पॉसिबल चेंजेस, है ना। जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना, रिएक्टेंट्स जब कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में, तो उस दौरान स्टेट चेंज हो जाता है। सॉलिड अगर है तो लिक्विड बन जाता है, लिक्विड अगर है तो सॉलिड बन जाता है। ऐसा हो सकता है, बहुत सारे टाइम्स होता भी है। वही हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या होता है जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो उस टाइम पे कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है हमारे पास, क्या क्या हो सकता है वहां पे। ओके, सो लेट अस सी क्या क्या हो सकता है। ठीक है, सबसे पहली चीज, जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करेंगे ना, तो उस केमिकल रिएक्शन में, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन करेंगे तो उस केमिकल रिएक्शन में हो सकता है कि स्टेट चेंज हो जाए। ठीक है, हो सकता है उसमें कि स्टेट चेंज हो जाए। चलो एक एक करके लेट अस लिस्ट ऑल ऑफ द चेंजेस, फिर उसके बाद पढ़ते हैं। सबसे पहली चेंज, हो सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में क्या हो, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर, एवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब हमने कोई केमिकल रिएक्शन की, तो ऐसा बहुत सारे टाइम्स होता है कि उस केमिकल रिएक्शन में किसी तरह का कोई गैस बन जाए। ठीक है, किसी तरह का कोई गैस प्रोड्यूस हो जाए, ऐसा हो सकता है। जैसे कि मैं बता सकता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर हम पहले ऐसे लिखेंगे, ड्यूरिंग, थोड़ा थियरी लिखते हैं, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन ए गैस में गेट इवॉल्व्ड, हो सकता है कि कोई गैस वहां से निकल जाए। फॉर एग्जांपल जब हम रिएक्शन करते हैं जिंक, पहले अच्छे से समझो, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में जब हम रिएक्शन करते हैं, तो वहां से जिंक सल्फेट बनता है, जिंक सल्फेट बनता है। और जिंक सल्फेट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकलता है वहां से, हाइड्रोजन गैस निकलता है। मैं बता रहा हूँ, जैसे कि देखो, हमारे पास जिंक है, जिंक इज Zn, ये एक तरह का मेटल होता है। हमने इसके साथ H हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, से फॉर एग्जांपल HCl हमने डाल दिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा ZnCl, जिंक सल्फेट नहीं, जिंक क्लोराइड बन जाएगा, है ना। यहाँ से बन जाएगा जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, और साथ में मिल जाएगा हम लोगों को हाइड्रोजन गैस। तो इस केमिकल रिएक्शन में हुआ क्या, जब हमने ये केमिकल रिएक्शन किया, तो इस केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकला, जो फिर रिएक्शन से बाहर निकलता है। तो ऐसा होता है जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो बहुत सारे टाइम्स किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान किसी तरह का कोई गैस बन सकता है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, ऐसा हो सकता है। जैसे मैं बता दूं, मैंने मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम एक मेटल है, मैग्नीशियम हमने ले लिया, मैग्नीशियम के साथ हम लोगों ने मान लो H2SO4 डाल दिया। H2SO4 को बोलते हैं हाइड्रोजन, दिस सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फ, दिस क्या बोलते हैं इसको, ये एसिड है एक किस्म का। ठीक है, तो जब ये डालते हैं तो बन जाता है MgSO4, और साथ में बन जाता है हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, जब हमने इस रिएक्शन को किया, तो इसमें हाइड्रोजन गैस बन गया। ठीक है,
इसी तरह से एक और एग्जांपल, कल वाली एग्जांपल जो मैंने दी थी, मीथेन की एग्जांपल दी थी मैंने, मीथेन। जब हम मीथेन को साथ में डालते हैं O2, O2 मतलब ऑक्सीजन डालते हैं साथ में, यानी कंबशन करते हैं, कंबशन जब हम करते हैं, बर्न करते हैं इस गैस को, इस CH4 को, तो यहाँ से हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, साथ में मिलता है वाटर, और साथ में हमें मिल सकता है बहुत सारी हीट और एनर्जी जो हमने कल पढ़ी थी, हीट एंड एनर्जी। दिस इज वाटर, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड भी तो एक किस्म का गैस ही है जो यहाँ से निकल रहा है। या जैसे आप लोगों ने कल फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन पढ़ी थी, फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन, जरा उस फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन में क्या हो रहा था? प्लांट के पास था कार्बन डाइऑक्साइड, ये सॉरी, प्लांट के पास था वाटर, वाटर H2O, फिर प्लांट के पास था कार्बन डाइऑक्साइड CO2, प्लांट दोनों को कंबाइन कर रहा था, वहां से बना C6H12O6, C6H12O6, H12O6 मतलब वहां से ग्लूकोज बना, और ग्लूकोज के साथ साथ O2 बन गया। O2 क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन भी तो एक किस्म का गैस है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस दौरान क्या हो सकता है? किसी किस्म का कोई गैस वहां से प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक मेन सवाल है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि सर अगर मान लो कोई गैस प्रोड्यूस हो गया किसी रिएक्शन में, तो गैस ऐसी चीज तो नहीं है ना जो दूर से दिख जाएगी कि भाई देखो हाइड्रोजन गैस निकला या देखो ऑक्सीजन गैस निकला, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा गैस निकला? देखो, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कौन सा गैस निकला। सबसे पहले अपने पास है टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। हम हाइड्रोजन गैस के मुतालिक देखते हैं कि अगर किसी जगह पे हाइड्रोजन गैस निकलता है तो हम कैसे पता करेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस निकला है? ठीक, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस अच्छे से समझो। देखो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस की एक खास प्रॉपर्टी है कि हाइड्रोजन गैस जो होता है, हाइड्रोजन गैस बर्न हो जाता है विद पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस बर्न होता है विद पॉप साउंड, पॉप साउंड, ठीक। मतलब जब आप किसी जगह पे देखोगे किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो आप उस हाइड्रोजन गैस को बर्न करोगे ना, तो यू विल गेट अ पॉप साउंड, आपको एक पॉप साउंड मिल जाएगा। पॉप साउंड का मतलब है वो टिप टिप जैसी आवाज आ जाएगी जब आप हाइड्रोजन गैस को बर्न करोगे। मैं समझाता हूँ। मान लो कि आपने इस बीकर में ना कोई रिएक्शन कर दी, कोई केमिकल रिएक्शन आपने कर दी। मान लो इसी बीकर में आपने जिंक डाल दिया Zn, और इसी जिंक के ऊपर आपने HCl डाल दिया, है ना। देखो रिएक्शन में क्या होगा, आपको पता है रिएक्शन के अंदर क्या होने वाला है, एक तो ZnCl बनेगा और साथ में ढेर सारा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा इस रिएक्शन में से। पहली रिएक्शन है ये वाली, ढेर सारा हाइड्रोजन गैस निकलेगा बाहर। तो अब आप पता कैसे लगाओगे हाइड्रोजन गैस है? सिंपली एक कैंडल लेके आना है, देयर इज अ कैंडल लेके आओ, एक शमा, छोटी सी कैंडल लेके आओ, और इस कैंडल को इस बीकर के सामने रख दो। जब ये गैस इस कैंडल के साथ, इस आग के साथ टकराएगा ना, तो ये बर्न होगा और यहाँ से एक पॉप साउंड निकलेगा, टिप टिप की आवाज आएगी। विल गेट दैट साउंड ऑफ टिप 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 टिप, इट मीन्स दैट कि जो ये गैस बर्न हो रहा है ये हाइड्रोजन गैस है। तो मतलब अगर किसी जगह पे आपको शक है, चेक करना है कि जो गैस यहाँ से निकल रहा है क्या ये हाइड्रोजन गैस है या कोई और गैस है, तो आप क्या करोगे, एक उस कैंडल को, शमा को बिल्कुल उस बीकर के पास लेके जाओ, जो भी गैस वहां से निकल रहा है अगर वो पॉप साउंड के साथ बर्न हुआ मतलब वो अपना हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस बर्न होता है विद पॉप साउंड। You have to remember this is the characteristic feature of hydrogen gas. Do remember it always and always. अब दूसरी टाइप का गैस है हमारे पास से, आई एम टॉकिंग अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फॉर एग्जांपल, मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एग्जांपल लूंगा। सपोज निकला एक गैस बट इट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मान लो किसी जगह पे किसी केमिकल रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, एंड यू डोंट नो कि
किस तरह का गैस है। तो आप क्या करोगे, लेट अस टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए किस तरह से हम टेस्ट करते हैं। पहली बात तो याद रखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक प्रॉपर्टी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस when passes through when passes through quicklime it turns it into मिल्की सॉल्यूशन। मैं बताता हूँ, मान लो आप किसी बीकर में कोई रिएक्शन कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल ये बीकर है और इसमें आपने किसी तरह की रिएक्शन कर दी और आपको लगता है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुआ, किसी तरह का गैस प्रोड्यूस हुआ और आपको चेक करना है कि ये कौन सा गैस है जो प्रोड्यूस हुआ। आप क्या करो, इस गैस को ना आप इस तरह से पास करो, एक पाइप के जरिए, एक छोटी सी पाइप लेके आओ और इस गैस को आप पास कर दो एक दूसरे बीकर में। इस बीकर में ना आपको रखना पड़ेगा क्विक लाइम रखना पड़ेगा आपको। क्विक लाइम का मतलब होता है चूना आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। क्विक लाइम इसमें रख दो। क्विक लाइम का कलर आपको पता है ना किस तरह होता है, पूरा व्हाइट नहीं होता है, वो थोड़ा थोड़ा ये होता है, ग्रेश कलर का होता है, वो थोड़ा थोड़ा ग्रेश कलर का। लेकिन जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस क्विक लाइम सोल्यूशन में से पास हो जाएगा, जब एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस क्विक लाइम में पास होगा तो पूरा का पूरा क्विक लाइम सोल्यूशन जो है ना, इसका फुल व्हाइट कलर हो जाएगा, मिल्क के जैसा कलर हो जाएगा, इसमें पूरा का पूरा मिल्क कलर आ जाएगा इसमें, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी यही है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड क्विक लाइम में पास होता है तो वो उसका सोल्यूशन मिल्की बना देता है, ठीक है। मैं बताता हूँ, देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉटल है, यू कैन डू इट एट योर होम, दिस इज अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट। आपके पास एक बॉटल है, इस बॉटल में क्या करो ना पहले थोड़ा सा आप इसमें चूना डाल दो, ठीक है, मतलब आप इसमें क्विक लाइम डाल दो, थोड़ा सा क्विक लाइम डाल दो क्विक लाइम और साथ में वाटर डालो। तो आप देखोगे कि सॉल्यूशन का कलर कैसा है, सॉल्यूशन का कलर हल्का हल्का व्हाइट है और थोड़ा ग्रे कलर का है, ग्रेश कलर का है ये सॉल्यूशन। फिर इसमें आप मुंह से हवा भर दो, मुंह से आप हवा भरो इसमें, ठीक है, ईयर इसमें भर दो, लेकिन कहाँ से, फ्रॉम माउथ। अब आपको पता है कि जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो कौन सा गैस निकलता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ते हैं। तो इस पूरी बॉटल के अंदर कौन सा गैस चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस बॉटल के अंदर चला जाएगा। देखो बॉटल को हिलाना बिल्कुल भी नहीं है, बस इसको एक ही जगह पे रखो और मुंह सामने ले जाके के ना एक जोर से फूंक मारो अंदर, एक हल्का सा फूंक भी मार दो। तो क्या होगा, क्विक लाइम सोल्यूशन में आपने एक सांस छोड़ी, मतलब वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड चला गया। व्हाट यू विल सी, आप हैरान हो जाओगे देख के कि सोल्यूशन का कलर खुद ब खुद चेंज होगा और पूरे सोल्यूशन का जो कलर है इट विल बिकम वाइट, ये मिल्क की तरह बन जाएगा, आपको लगेगा कि पूरा का पूरा मिल्क है, इट विल टर्न इनटू मिल्की सोल्यूशन, ये मिल्की सोल्यूशन है ना। तो जब आपको किसी जगह पे शक हो जाए, जब आपको किसी जगह पे लगे कि भाई इस रिएक्शन में ना शायद कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रहा है, शक है आपको, तो आप क्या ऐसे चेक करोगे, आप उस पूरे गैस को उठाकर क्विक लाइम में डाल दो, एक सोल्यूशन में पास कर दो, क्विक लाइम वाले सोल्यूशन में। तो यू विल फाइंड दैट क्विक लाइम का कलर जो है वो व्हाइट बन जाएगा, वो चेंज होकर व्हाइट आ जाएगा, ठीक है। ये है टेस्ट जिससे हम पता करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। देखो और भी बहुत सारे गैसेस हैं, जैसे कि मैं एक और गैस का बताता हूँ, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, ये एक और तरह का गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसकी फॉर्मूला है H2S। अगर ये गैस किसी जगह पे प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल है वैसे, इस गैस का जो स्मेल है ना, इसकी खुशबू से पता चल जाता है कि ये गैस प्रोड्यूस हुआ है। इसकी खुशबू पता है कैसी है, रॉटन रॉटन एग, एक सड़ा हुआ अंडा जो होता है, ठीक है। मतलब ये गैस बहुत ज्यादा बदबू मारता है, बहुत ज्यादा बदबू। एक मान लो एक ऐसा अंडा जो खराब हो चुका है, जो सड़ चुका है, बिल्कुल खराब है, गंदा वाला अंडा, वैसी स्मेल इसमें से आती है, ठीक। तो अगर ये गैस किसी जगह पे प्रोड्यूस हो जाए किसी रिएक्शन में,
तो मतलब आपको क्या, आपके आसपास जितने लोग हैं, मुझे लगता है आपके पूरे गांव को पता चल जाएगा कि पता नहीं किसी ने रिएक्शन किया और बहुत बुरी तरीके से वहां से हाइड्रोजन सल्फेट गैस प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत गंदी होती है। और इसका जो रेट है ना डिफ्यूजन का, रेट ऑफ डिफ्यूजन, मतलब रेट ऑफ इफ्यूजन कह सकते, इफ्यूजन मतलब ये फैलता बड़ी जल्दी है, इज हाई। एक तो देखो, एक तो स्मेल इतनी गंदी, ऊपर से ये इतना जल्दी तेज तेज फैल जाता है, ठीक। तो इस गैस को तो टेस्ट करना ही नहीं है, बनाने वाला खुद ही पिटता रहेगा, ठीक है, जिसने भी बनाया होगा, तो समझ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक और गैस है विच इज कॉल्ड एज NO2 गैस, इट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा, इस गैस की भी खास बात है, जब ये प्रोड्यूस हो जाते हैं, इट्स कॉल्ड एज अ लॉफिंग गैस। सुन के आपको थोड़ा हैरानी होगी, इट्स कॉल्ड एज लॉफिंग गैस। मतलब जो भी बंदा इस गैस को सूंघता है ना, उसे ऑटोमेटिकली उसके मुंह से ना हंसी निकल जाती है, ऑटोमेटिकली हंसी निकलती है। पता नहीं, मुझे नहीं पता प्रॉपर मैकेनिज्म क्या है, ये ऐसा कैसे करता है, लेकिन जहां कहीं पर भी ये गैस प्रोड्यूस हो जाए ना, तो वहां पर लोग अचानक से हंसने लगते हैं, ठीक है, ये हंसी प्रोड्यूस करता है। मतलब हंसने पे आपको ये मजबूर कर देगा, उस तरह का गैस है ये, ठीक है। इट्स कॉल्ड एज लाफिंग गैस। तो ये गैस प्रोड्यूस हो जाएगा तो पता तो चल ही जाएगा कि ये गैस प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन मेन हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस ही है जो हमें पढ़ने हैं, ठीक। तो याद रखोगे, जब भी किसी जगह कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो सबसे पहला चांस क्या है कि हो सकता है उस जगह पर एक अच्छा खासा गैस प्रोड्यूस हो जाए। तो ये पहली बात हुई कि अगर किसी भी जगह पे कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो वहां पे हो सकता है कि गैस प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। दूसरी बात, पॉइंट नंबर 2, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, चेंज ऑफ कलर। चेंज ऑफ कलर, जब किसी जगह कोई केमिकल रिएक्शन होती है, तो हो सकता है उस केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज हो जाए, कलर चेंज हो सकता है, ठीक है। तो याद रखना, चेंज ऑफ कलर में ऑकर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, चेंज ऑफ कलर may occur may occur during the chemical reaction, during the chemical reaction। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, तो हो सकता है उस केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज हो जाए। मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है। दरअसल बेसिकली हमारे पास एक कंपाउंड होता है विच इज कॉल्ड एज सिट्रिक एसिड, हम इसको पढ़ेंगे, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, ये ना, ये एक एसिड है, बहुत खट्टा होता है ये, और ये पाया जाता है ऑरेंज में, ऑरेंज में, फाउंड इन ऑरेंज, जो संतरा होता है, या ऑरेंज में मैलिक एसिड, एक मिनट, फाउंड इन, हाँ ऑरेंज में ही पाया जाता है, वैसे ऑरेंज में भी पाया जाता है, और जो नींबू होता है, नींबू, उसमें भी ये पाया जाता है, नींबू में भी ये एसिड होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो खट्टा इसी वजह से होता है नींबू। अगर हम इसका रिएक्शन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट एक कंपाउंड है, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन करेंगे, तो क्या होता है, सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। दरअसल क्या है ना बेटा, कि इस पोटेशियम परमैंगनेट का कलर जो होता है ना, वो पर्पल होता है। इस पोटेशियम परमैंगनेट का कलर पर्पल है, पर्पल कलर का होता है ये, ठीक। जब इसमें सिट्रिक एसिड डाला जाता है, तो इसका जो कलर है ना, वो पर्पल से कलरलेस हो जाता है, मतलब इसका कलर गायब हो जाता है, इट बिकम्स कलरलेस, इसका कलर ही गायब हो जाता है, ठीक है। मतलब देखो ऐसे, अगर आपके पास एक बीकर है, और इस बीकर में पोटेशियम परमैंगनेट है, मान लो यू हैव अ बीकर, और इस बीकर में पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट की फार्मूला आप याद रखो, KMnO4, KMnO4, हम इसको आगे पढ़ेंगे ये फार्मूला। और आपने मान लो इसमें सिट्रिक एसिड डाल दिया, मान लो आपने सिट्रिक एसिड कहीं से लाया और सिट्रिक एसिड उठा के इसमें डाल दिया, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड। पहले इसका कलर क्या था, अभी मैंने बोला इसका कलर पर्पल था, ये पर्पल कलर का था, पर्पल कलर था, ठीक है ना। फिर जब आपने ये डाल दिया, तो इट विल बिकम कलरलेस, इसका कलर गायब हो जाएगा।
मैं दूसरी एग्जांपल देता हूं आपको। देखो हमारे पास एक कंपाउंड होता है विच इज कॉल्ड एज ब्रोमीन। ब्रोमीन ब्रोमीन का कलर ऑरेंज होता है, इट्स ऑरेंज कलर। अगर हम इसके साथ डाल देंगे इथीन, मैं ये पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, इथीन, 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 इसमें डबल बॉन्ड होता है इस कंपाउंड में। तो क्या होता है ना, ये पूरा का पूरा ब्रोमीन का जो कलर है एक कलरलेस सोल्यूशन बन जाता है। इसका कलर छूमंतर गायब हो जाता है। ठीक, तो हो सकता है कि किसी जगह पे कलर की चेंज हो जब कोई केमिकल रिएक्शन हो, याद रखना है। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जब सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 इज कॉल्ड एज सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत जहरीला गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड ये बहुत जहरीला गैस है। एटमॉस्फेयर में गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं होता है ना, उसकी वजह से ये गैस आता है और ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, बस फॉर्मूला अभी याद रख लो, पोटेशियम डाइक्रोमेट। जब इसको ऐड करते हैं तो ये पूरा का पूरा सोल्यूशन ना पहले ऑरेंज कलर का होता है, ये पहले ऑरेंज कलर का होता है। जैसे ही आप ये दोनों मिलाओगे तो आपको एक कलरलेस सोल्यूशन मिलेगा। आपको एक सॉरी कलरलेस नहीं, ये पूरा ग्रीन बन जाता है। कलरलेस नहीं, यहाँ पे एक ग्रीन कलर का सोल्यूशन बन जाएगा, है ना। जैसे मान लो आपके पास बीकर है, इसमें SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, आपने ऊपर से K2Cr2O7 डाल दिया, तो पूरा का पूरा सोल्यूशन जो है ना उसका कलर ग्रीन बन जाता है। पहले वो ऑरेंज होता है फिर ग्रीन बन जाता है ना। देखो यार मैं सच बता रहा हूँ, मुझे ना अब भी दिमाग में नहीं आ रहा ये पर्पल कौन सा वाला कलर होता है। ठीक है, केमिस्ट्री में ऐसे आपको बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे, जैसे डीप ग्रीन, आपको मिलेगा ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड, तो ऐसे ऐसे अजीबो कलर, गरीब कलर जो मतलब लड़कियों को ही गैस होते हैं कि कौन से वाले कलर है। ठीक है, सच्ची बता रहा हूँ, मुझे तो आज तक गैस नहीं हुई कि ये कौन से वाले कलर है ना। सिट्रिक ग्रीन होता है, क्रिम्सन येलो होता है, ठीक है, कुछ अजीब अजीब नाम करके कलर होते हैं। ठीक है, सो ये कलर सिर्फ लड़कियों को गैस होते हैं। ठीक है, सो क्या है ना कि यू शुड बी हैविंग स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री। ठीक, बीइंग गर्ल्स यू शुड बी हैविंग स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री। ठीक, आई बात समझ में। तो सिर्फ इतना याद रखो कि चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकती है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, देयर में बी कलर चेंज। तो तीसरे पॉइंट पे आते हैं, तीसरा वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीसरा पॉइंट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड पॉइंट। जब भी कोई, एक सेकेंड, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो हो सकता है उस केमिकल रिएक्शन में चेंज ऑफ स्टेट आ जाए, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट आपको पता है, वैसे मुझे नहीं बताना है। स्टेट ये वो वाला स्टेट नहीं है जम्मू एंड कश्मीर या कोई और। स्टेट का मतलब है हमारे पास, स्टेट का मतलब है हमारे पास तीन स्टेट्स फिलहाल है, फिलहाल जो हमने अभी तक पढ़े हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट, गैस स्टेट। देखो इसके अलावा भी दो स्टेट्स होते हैं, दो स्टेट्स इसके अलावा भी होते हैं, आप नोट कर सकते हो। सबसे पहला स्टेट होता है विच इज कॉल्ड एज प्लाज्मा स्टेट, एक और स्टेट है बट इसके बारे में हायर फिजिक्स में, हायर केमिस्ट्री में ये प्लाज्मा स्टेट एंड बोस आइंस्टाइन स्टेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड मैटर स्टेट, बोस आइंस्टाइन स्टेट। ठीक है, तो पांच तरह की स्टेट्स होती है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होना, हो सकता है उस केमिकल रिएक्शन में सॉलिड गिवन हो और वो लिक्विड में बदल जाए, या लिक्विड गिवन हो वो गैस में बदल जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब कि स्टेट चेंज हो सकती है, स्टेट चेंज हो सकती है, ऐसा बहुत बार होता भी है। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो याद रखना, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन there may be there may be change of change of state, there may be change of state। हो सकता है सॉलिड से कन्वर्ट हो जाए लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड बन जाए कोई चीज, या लिक्विड से वापस सॉलिड बन जाए, या लिक्विड से हो सकता है गैस भी बन जाए, ऐसा जरूरी नहीं लिक्विड से गैस भी बन जाए, या गैस से लिक्विड, या ऐसे सॉलिड से डायरेक्ट गैस, या गैस से डायरेक्ट सॉलिड, ऐसे हो सकता है। मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो सकती है, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे कि कंबशन ऑफ कैंडल, आपने देखा होगा कंबशन ऑफ कैंडल,
जब हम एक कैंडल को जलाते हैं, तो आपने देखा है कि कैंडल आपके पास है, कैंडल में बेसिकली क्या होता है, वैक्स, मोम, जिसको हम लोग बोलते हैं मोम, साथ में हमने डाला O2, O2 मतलब ऑक्सीजन, हीट दे दी, बर्न कर लिया, तो वो क्या बन जाता है, वो लिक्विड वैक्स बन जाता है। आपने देखा होगा उस कैंडल को बर्न होते हुए, तो जब आप देखते हो ना, वो वैक्स सॉलिड होता है, लेकिन वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है ना, वो लिक्विड में ही कन्वर्ट हो जाता है, और वहां पर कुछ थोड़ा थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाता है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस। सोचो जरा, सॉलिड क्या था, वैक्स, वैक्स था सॉलिड, ये बन गया, कुछ लिक्विड पार्ट इसका बन गया, और कुछ पार्ट बन गया इसका गैस। तो एक केमिकल रिएक्शन में देखो चेंजेस हुई, तो कुछ केमिकल चेंजेस हुई, कुछ कोई केमिकल रिएक्शन हुई जिसमें हमने स्टेट ही चेंज कर दी, है ना, मतलब पहले क्या था, सॉलिड था या लिक्विड था, फिर बाद में देखो वो चेंज होके सॉलिड लिक्विड है, गैस बन गया, ठीक। तो हो सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में ऐसा हो जाए, तो हैरान नहीं होना है कि सर क्या हो रहा है, नहीं, हो सकता है पहले सॉलिड था, बाद में कन्वर्ट होके गैस बन जाए, या बाद में कन्वर्ट होके लिक्विड बन जाए। ऐसा होता है केमिकल रिएक्शंस में, अक्सर ऐसा देखने को मिल जाता है कि स्टेट चेंज हो जाता है, लिक्विड होता है आपके पास, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस होता है आपके पास, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज सिंपल, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, ऐसा होता है कभी कभी। पॉइंट नंबर 4, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट, पहले तो समझो इस प्रिसिपिटेट का मतलब क्या है। हो सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में प्रिसिपिटेट बन जाए। प्रिसिपिटेट का मतलब है ए सब्सटेंस formed which is non dissolvable। कोई ऐसी चीज बन जाती है इन सोल्यूशन, कोई ऐसी चीज बन जाती है जो फिर सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होती है, कोई ऐसी चीज जो फिर सॉल्यूशन के साथ घुल नहीं जाती है, डिसॉल्व नहीं होती है सॉल्यूशन के साथ। मैं बताता हूँ, ओके देखो, फॉर एग्जांपल किसी जगह पे कोई केमिकल रिएक्शन हुई, तो उस केमिकल रिएक्शन में फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी चीज बनी जो फिर डिसॉल्व नहीं हो पाई सॉल्यूशन में, घुल नहीं गई सॉल्यूशन में, तो उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेट। याद रखना प्रेसिपिटेट दो ही सिचुएशंस में बनता है। प्रेसिपिटेट इज फॉर्मड, प्रेसिपिटेट दो ही केसेस में बन सकता है। व्हेन, पहली बात, ए गैस इज पास्ड इन ए लिक्विड, जब गैस किसी लिक्विड में पास होता है, जब गैस किसी लिक्विड के अंदर से पास हो जाता है, उस केस में प्रेसिपिटेट बन सकता है। दूसरी, यानी इन्हें मैं बताऊं ऐसे, इन्हें मैं बताऊं जब कोई गैस किसी लिक्विड के साथ रिएक्शन करेगा, तो हो सकता है वहां पे प्रेसिपिटेट बन जाए। मैं नहीं बोल रहा हूं हमेशा बनता है, मैं बोल रहा हूं हो सकता है बन जाए। दूसरी बात, ए लिक्विड रिएक्ट्स विद ए लिक्विड, जब एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के साथ मिलता है, मान लो दो लिक्विड्स हैं आपके पास, एक लिक्विड को आपने दूसरे लिक्विड के साथ मिला दिया, तो इस रिएक्शन में हो सकता है कि प्रेसिपिटेट बन जाए, हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बनेगा हमेशा, हो सकता है कि प्रेसिपिटेट बन जाए, ठीक, ऐसा हो सकता है। ओके, लेट मी गिव यू एग्जांपल, सम एग्जांपल, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे कि देखो, आपके पास है BaCl2, BaCl2 इज कॉल्ड एज बेरियम क्लोराइड, इट्स कॉल्ड एज बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड होता है एक्वस, एक्वस मतलब लिक्विड, आपने इसके साथ डाल दिया H2SO4, H2SO4 अभी मैंने बोला सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, यानी ये भी एक्वस फॉर्म में होता है, आपने दोनों को मिला, यहां से बनता है BaSO4, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट बन जाता है। और ये जो बेरियम सल्फेट बनता है नहीं, ये ही प्रेसिपिटेट होता है, इट्स अ प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट होता है। और प्लस बनता है साथ ट्वाइस HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसे नहीं समझ आएगा, मैं समझाता हूँ ये रिएक्शन क्या होती है। बेसिकली होता कुछ ऐसे है, आपके पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में आपके पास ऑलरेडी रखा हुआ है BaCl2, आपने BlCl2 रखा है इसमें,
और ऊपर से आपने क्या काम कर दिया, आपने कहा सर ठीक है ना, ऊपर से हम H2SO4 डाल देते हैं इसके अंदर। ऊपर से हमने H2SO4 डाल दिया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, रिएक्शन हो गई। जैसे रिएक्ट करना था इन दोनों को, इन्होंने किया रिएक्ट, रिएक्शन हो गई। अब देखो बीकर में क्या है, रिएक्शन तो हो गई खत्म, ये दोनों तो मिल गए आपस में, ये जिसको भी मिलना था मिल गए आपस में, क्या करना था इनको, ये मिल गए आपस में। लेकिन इसमें क्या हुआ ना, छोटे छोटे कुछ व्हाइट कलर का एक दाने जैसे बन गए, छोटे छोटे पार्टिकल्स व्हाइट कलर के। और ये जो पार्टिकल्स बने हैं ना, ये इसमें डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं सोल्यूशन में, तो यही प्रेसिपिटेट है, यही प्रेसिपिटेट है। ये डिसॉल्व ही नहीं हो रही, ये प्रेसिपिटेट है। डिसॉल्व नहीं हो रहे का मतलब क्या है, मतलब ये ऐसे ही रह रहे हैं वहां पे मौजूद, डिसॉल्व नहीं, गुल नहीं रहे, गायब नहीं हो रहे। सो विल कॉल देम एज दीज आर प्रेसिपिटेट्स। ये प्रेसिपिटेट्स है हमारे जो सोल्यूशन में बन गए, प्रेसिपिटेट्स है। ये हो गया चेंज इन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। हो सकता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन जाए, है ना, ठीक। उसके बाद हम लास्ट वाला फैक्टर लेते हैं, फिफ्थ, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में जब हम कर रहे हो तो टेम्परेचर चेंज हो जाए। वैसे ये हमने कल पढ़ा था, इसमें तीन तरह की रिएक्शंस होती है। एक्सोथर्मिक, ये पढ़ा था हमने, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट वहीं से निकलती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हमें हीट यहीं से देनी पड़ती है। और एथर्मिक रिएक्शन जिसमें ना हमें हीट देनी पड़ती है ना वहां से हीट निकलती है। तो हो सकता है कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी हो जिसमें हमें यहीं से हीट देनी पड़े। जिस रिएक्शन में हमें यहीं से हीट देनी पड़ती है, जरा सोच के बोलो, जिस रिएक्शन में हमें यहीं से हीट देनी पड़ेगी, मतलब एंडोथर्मिक, उसमें टेम्परेचर बढ़ेगा, राइज इन टेम्परेचर, वहां तो टेम्परेचर बढ़ ही जाएगा ना। एक्सोथर्मिक जहां वहीं से हीट निकलती है बाहर, तो वहां क्या होगा, डिक्लाइन ऑफ टेम्परेचर, मतलब वहां टेम्परेचर कम होगा, डिक्लाइन ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि उसने हीट बाहर छोड़ दी, अब वो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगेगा, ठीक है। एथर्मिक रिएक्शन तो होती ही नहीं है प्रैक्टिकली। तो ये हो गए, ये पांच चेंजेस हो सकते हैं ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है।